हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने टॉक शोज के अंदर विभिन्न विद्वानों को बुलाते हैं, उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और देश की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, वृद्धों की समस्याएं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी समस्याएं, जो सैनिक हैं उनकी समस्याएं, यानी कि लिस्ट जो है अनएंडिंग है। हम बहुत सारे मुद्दों में जिसका कंसर्न देश के साथ है या देश से बाहर के भी जो मुद्दे हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हैं या अन्य देशों के साथ में, उस पर भी हम बात करते आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जिसके बारे में आज पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। और वो चर्चा दोस्तों है रोजगार के ऊपर। बहुत सारे मंच ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो उसके ऊपर बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, काफी एक्टिव है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ श्री अनुपम जी हैं। तो वो हमारे युवा हल्ला बोल एक मंच है, उसके प्रमुख संयोजक हैं। अनुपम जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस टॉक शो में हमारे साथ आए। हमें जानने का मौका मिलेगा कि युवाओं की समस्याएं क्या हैं, वो रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या कह रही है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अभी नीति आयोग के जो एक दूसरे वाइस चीफ हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर सामने आके इन्वेस्ट नहीं करता तो हम रोजगार के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकते। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, मुझे लगा कि एक शॉकिंग न्यूज था कि ऐसा लगता था कि सरकार ने नीति आयोग के द्वारा अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। देश में जब 135 करोड़ लोग हैं, अधिकतर आबादी युवा है, और जो भी सीएमआई की रिपोर्ट्स आती हैं महेश व्यास जी के द्वारा भी, वो भी अब इस बात की ओर इंगित कर रही हैं कि देश में बेरोजगारी की संख्या या बेरोजगारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कल उनका एक राइटअप था जिसके अंदर उन्होंने एक बात कही जिससे मुझे, शायद 1 या 2 साल पहले मैंने उस पर बात की थी, कि बेरोजगारों ने बहुत बड़ी संख्या में काम ढूंढना बंद कर दिया है। ये परिस्थिति फेटल है, ये परिस्थिति खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान निराशा के भंवर में डूब जाए और फिर काम ढूंढना बंद कर दे तो फिर उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, क्राइम का। भगवान ना करे कि लाखों करोड़ों के अंदर जो युवा हैं वो निराशा के उस भंवर में फंस जाएं कि जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। अनुपम जी से बात करेंगे इस बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस विषय के अंदर हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे और दर्शकों का, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। अनुपम जी, एक बार फिर से स्वागत। आप बहुत कार्य कर रहे हैं युवा मंच के द्वारा, एनवायरमेंट हो, रोजगार हो, युवाओं की समस्याएं हो, उन सब के बारे में आपने बहुत कार्य किया है। सबसे पहले मैं आपसे जानकारी प्राप्त करता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि आपका मंच जो युवा हल्ला बोल है वो किस प्रकार से सक्रियता से काम कर रहा है और कैसे जो हमारे युवा लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी बात करने में आगे बढ़ रहे हैं। जी दिनेश जी, जो युवा हल्ला बोल है जी। वो एक राष्ट्रीय अभियान है जो मुख्यतः युवाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, जिनको आप कह सकते हैं जो फ्यूचरिस्टिक इश्यूज हैं, जो आने वाले समय में भी हमारे देश समाज को बहुत हद तक जो प्रभाव डालेंगे और आज के समय में भी हमारे मूलभूत, हमारे जीवन पर के लिए जो मूलभूत प्रश्न है उससे संबंधित सवालों पे बहुत मुखरता से आवाज बुलंद करता रहा है, एजिटेशन करता रहा है, जितने डेमोक्रेटिक मीन्स हैं उनके जरिए जस्टिस की लड़ाई लड़ता रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं कई बार कहता हूं कि 3 E's जो है हमारे देश में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, इनको लेकर मुख्यतः युवा हल्ला बोल काम करता रहा है। और बेरोजगारी की जैसी स्थिति है जो आपने कहा, वो तो आज देश में ऐसी है कि मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक नेशनल डिजास्टर जैसा, एक राष्ट्रीय आपदा की तरह। हमने तो 2019 में एक यूथ समिट में प्रस्ताव पास करके सरकार से मांग किया था कि सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे बेरोजगारी को, और उसके पर्याप्त आंकड़े हैं हमारे पास, और उसका जो एक टेंशन सोसाइटी में है वो भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो युवा हल्ला बोल मार्च 2018 से लगातार इन मुद्दों पे सक्रिय रहा है। एक आंदोलन से ही जन्म हुआ था युवा हल्ला बोल का। अनलाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कई बार होता है कि राउंड टेबल पे बैठ के प्लानिंग होती है कि कैसे कोई
कैंपेन, कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो। युवा हल्ला बोल का जन्म ही सड़क पर आंदोलन के जरिए हुआ, जब एसएससी स्कैम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुआ था उससे। और उसके बाद हम, क्योंकि देश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं जो युवाओं के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस तो, मीडिया तो देखिए आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है आज के समय में, एटलीस्ट जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। जो अपोजिशन की पार्टीज भी हैं वो भी हमारे देश के युवाओं के आशाओं, आकांक्षाओं, आक्रोश के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। तो इस कारण से भारी तादाद में जो युवा थे, जिनके ग्रीवेंसेस थे, वो हमसे जुड़ने लगे, हमसे संपर्क करने लगे, और ये आंदोलन व्यापक रूप लेता चला गया, जिसका काम आप पिछले लगातार कई समय से, कई महीनों से, साल भर से देख रहे हैं। जैसा पिछले सितंबर के महीने में हम लोगों ने इसी ढंग से 5 सितंबर को शाम 5 बजे कहा कि ताली थाली बजाकर इस सरकार को जगाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को लगता है ताली थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, तो हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी भी जाग सकते हैं। तो वो ताली थाली बजा के उनको जगाने की कोशिश हुई कि जो कई सारे पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उन सबको पूरा किया जाए। 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, तो उसको हमने जुमला दिवस के तौर पे मनाया, और हमने अपील किया देश भर के बेरोजगार युवाओं से कि वो सब उसको जुमला दिवस, बेरोजगार दिवस की तरह मनाए, और बड़ा सफलतापूर्वक ढंग से मनाया भी गया उसको। तो ये सब काम युवा हल्ला बोल लगातार करता रहा है। पर प्रधानमंत्री जी पे कुछ असर हुआ क्या इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जी पर असर का जो सवाल है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि उन पर कोई असर होता है। कम से कम आंदोलनों का कोई असर, या जो असर होता है वो ये कि कोई विदेश में बैठी कोई अदाकारा अगर ट्वीट कर दे, इसका असर होता है उनके ऊपर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कि आप समझिए, अभी लास्ट वीक हम युवाओं ने, देश भर के बेरोजगार युवाओं ने लाखों की संख्या में ट्वीट कर करके मोदी जवाब दो, मोदी रोजगार दो, ये लगातार गुहार लगाई, अपनी अपनी बातें कही, लाखों की संख्या में, मिलियंस, ग्लोबल ट्रेंड होता रहा ट्विटर पे। लेकिन जो सरकार रिहाना के एक ट्वीट पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने लग जाती है, एक ट्वीट पूछ दिया उसने, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट, और भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। वही सरकार अपने देश के युवाओं के लाखों ट्वीट्स के बाद उसको एक्नॉलेज तक नहीं करती है। तो उन पर क्यों वो देश के युवाओं को महत्व नहीं देते हैं और रिहाना को इतना महत्व देते हैं, ये तो मेरी समझ से परे है। तो उन पर क्या असर करता है, क्या नहीं करता है, उसका शायद वही बता अनुपम सके। जी, एक हकीकत और भी है, पिछले जितने इलेक्शंस हुए 2014 के बाद, उसमें शायद सबसे बड़ी भागीदारी हमारी युवाओं की रही है। और जिस हिसाब से युवाओं ने शायद मोदी जी को वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो जो धारणाएं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं धक्का लगता है, क्योंकि वो युवा जो रोष तो प्रकट करते हैं, सड़कों पे भी शायद आ जाते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर या बाकी ट्विटर के ऊपर भी उनकी रिएक्शंस काफी तीखी होती है। मैं कहूंगा, ज्यादा दूसरे वर्ड यूज नहीं करूंगा, काफी तीखी होती हैं। पर वो कहीं बैलेट बॉक्स में नजर क्यों नहीं आता? देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दिनेश जी कि 2014 के चुनावों में भी ये सरकार जब सत्ता में आई तो उसके पीछे 2014 छोड़ दीजिए, 2019 को देखते हैं ना। 2014 शुरुआत थी, चलो। ये बिल्कुल ठीक बात है कि युवाओं की अहम भूमिका रही है, उनके समर्थन से ही सत्ता में आई। और आपको याद होगा कि 2014 में भी जब आई थी ये सरकार, तो इनका लिखित वादा था कि ये सालाना 2 करोड़ जॉब्स सृजित करेंगे, जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे 2 करोड़ जॉब्स एनुअली। अब आज हम मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के 7 साल लगभग देख चुके हैं जी। 14 करोड़ लगभग इसमें जनरेट हो जाने चाहिए थे उनके अपने प्रॉमिस के हिसाब से। उन्होंने कहा था कि यूपीए के गवर्नमेंट के समय जॉबलेस ग्रोथ हुआ, पॉलिसी पैरालिसिस थी, ये हम सब कहते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कहते थे। मैं खुद यूपीए गवर्नमेंट के समय कांग्रेस सरकार की कमियों की, उनकी जो खामियां थी उसकी जमकर पुरजोर आलोचना करता था। और उस जॉबलेस ग्रोथ के बाद हम जॉब्स क्रिएट करेंगे और देश को विकास के राह पर ले जाएंगे, और देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे देश का, कितना पॉजिटिव शब्द है। बहुत ज्यादा देश ऐसे नहीं है जिस देश के पॉपुलेशन की एवरेज एज दिन ब दिन कम हो रही है। आप ये देखेंगे दुनिया में लोगों की
बढ़ रही है। कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे कि एवरेज एज इतना ऊपर चला गया है कि उनका वो कंसर्न हो गया है। सड़कों पे ज्यादातर आपको युवा बहुत कम दिखेंगे, ऐसी हालत हो गई है। और इंडिया एक मायने में फॉर्चुनेट है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में इतनी बड़ी आबादी है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ अगर उन को शिक्षा न मिले, रोजगार के अवसर न मिले, वैल्यूज न मिले, स्किल्स न मिले, तो फिर वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाए। और जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसा मैंने कहा, इस 7 साल चाहिए थे, लेकिन सीएमआई का डेटा है, आपने महेश व्यास जी का जिक्र किया जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं इस पूरे डेटा कंपाइलेशन को लेकर, सर्वे को लेकर। सीएमआई के आंकड़े के हिसाब से ही 14 करोड़ जॉब्स मिलना बड़े दूर की बात है। करोड़ों जॉब्स खत्म हो गए हमारे देश में। एनएसएसओ का डेटा, सरकार के लोग कह सकते हैं कि एनएसएसओ तो सरकार, एनएसएसओ नेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन 2018 दिसंबर में एनएसएसओ की रिपोर्ट हमारे देश में बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तो 45 साल भी इसलिए क्योंकि 46वें साल के डेटा को कंपेयर करते थे। डेटा कंपेरेबल नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में हिस्टोरिकली हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त है। 2018 की जो एनएसएसओ की रिपोर्ट थी, जिसको फिर सरकार पहले मान नहीं रही थी, अपनी ही रिपोर्ट को नहीं मान रही थी। और जिस नीति आयोग का आपने शुरू में जिक्र किया, जिसकी किसी बयान से आप चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूं, उसी नीति आयोग ने उस समय जब एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी 45 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली, नीति आयोग ने प्रेस वार्ता करके कहा कि नहीं, हम ये जो है इसको मानते हैं। उसके तो कई उदाहरण हैं। एनएसएसओ के अलावा आप यूनाइटेड नेशंस के कि भारत में 19 to 34 एज 40% आबादी ऐसी है जो नहीं शिक्षा में, नहीं रोजगार में, नहीं ट्रेनिंग में, नीड नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। जिस देश में युवाओं की आबादी में से 40% ना एजुकेशन में हो, ना एम्प्लॉयमेंट में हो, ना ट्रेनिंग में, आप समझिए। सही कहा आपने। दर्शकों, मैं थोड़ा सा माफी आगे बढ़ने से एनसीईआरटी का डेटा है कि हर 2 मिनट में 3 बेरोजगार की तीन बेरोजगार को खुशी करनी है। तो हमारे देश सबसे ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए, दिन रात सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए, विपक्ष को इसी पर आंदोलन करना चाहिए। मजबूरी है कि हम पर आंदोलन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बात पहुंचाने की। सरकार पर चुने एक लगता है कुछ टेक्निकल कुछ डिफिकल्टी आ रही है बीच में थोड़ी सी। दर्शकों, मुझे लगता है कुछ नेट की कुछ समस्या आ रही है। पूरी आवाज नहीं आ पा रही थी मेरे पास अनुपम जी की। थोड़ी हाँ आ रही है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं आ रही है। शायद कुछ तकनीकी नेट की समस्या मुझे लगता है शायद उनकी साइड से हो सकता है थोड़ा सा। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा थोड़ा सा। अभी आप बात करके देखिए। हेलो, हेलो, हाँ, आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ी कमजोर सी आ रही है। वो शायद वो नेट की समस्या है कुछ, मुझे लगता है कुछ इसकी। अभी बेटर है क्या? हाँ, थोड़ा बेटर है जी। हाँ, चलिए ठीक है जी। एक और चीज जो मेरे जहन में आई, जिसके बारे में शायद मैं कुछ महीने पहले चर्चा किया था, और वो चर्चा ये थी बेरोजगारी के बारे में कि जहां तक आपने एक बात की थी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि भारत एक यंग राष्ट्र है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के हिसाब से या डिस्कशन के हिसाब से भारत के लिए उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये आखिरी दशक होगा। 2030 के बाद हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि सारे के सारे दक्षिण भारतीय राज्य, इवन महाराष्ट्र, अब एजिंग प्रोसेस में चले गए हैं। अब यहां पे अगर हम जनसंख्या के अनुपात को देखें
और हम जिसे हम पॉपुलेशन सब्स्टिट्यूशन की रेशो कहते हैं। आप सुन पा रहे हैं अनुपम जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है वो ले दे के सारे दक्षिण भारत में जो 2.1 होना चाहिए था वो 1.5, 1.6, 1.7 पे आ गया है। महाराष्ट्र भी 2.1 से नीचे चला गया है। अब ले दे के इंडिया में सिर्फ 3-4 स्टेट बची हैं, यूपी, बिहार और साथ में पाटली राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान भी अगले 4 से 5 साल में सब्स्टिट्यूशन लेवल पे आ जाएंगे 2.1 पे। फिर सिर्फ 2 स्टेट बचेंगी। जब पूरा इंडिया एजिंग में आ जाएगा और दक्षिण भारतीय खास तौर से सिस्टम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो भ्रम है वो भी 2030 में टूट जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या सीनियर सिटीजन की होगी, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो 45 से ऊपर की होगी, और जो संख्या हमें चाहिए 20-30 या 20 से 35 के बीच की, वो कम हो जाएगी। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से जो स्पेशलाइज रिपोर्ट थी हमारे पास, उसके ऊपर काम करने का अनुपम जी ये आखिरी दशक है 2030 तक। 2030 के बाद शायद ये सिचुएशन नहीं रह पाएगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना? जी 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 दिनेश जी, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया है। और इसको लेकर अगर देश की चिंता हमारे पॉलिसी मेकर्स को हो तो ये जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको जी, फैक्टर इन करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में भी। और किस तरह से अभी हम एक तरह की एक्सीजेंसी में, एक अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए सरकार में, पॉलिसी जी, मेकर्स में, कि हम कैसे इसको हाथ से निकलने लगे। एक मायने में जो अपॉर्चुनिटी भी है, और जो अपॉर्चुनिटी अगर इसको सही से यूटिलाइज नहीं किया है, ये बहुत ही चिंताजनक बन सकता है। अब देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओवरवेलमिंगली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में केंद्रित है। लगभग 90% अर्थव्यवस्था हमारी जो है असंगठित क्षेत्र में, लगभग 10% कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उसमें से एक बहुत छोटा मिनिस्क्यूल हिस्सा है जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर है। अब आप समझिए एक बात, ये जो कठिन काम था सर, जी, वो ये था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन, थोड़ा कठिन काम था, ये इम्पॉसिबल नहीं था और लेकिन बहुत आसान भी नहीं था कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार का सृजन। इस सरकार ने क्या किया, नोटबंदी के जरिए एक ऐसा प्रहार किया जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पड़ा, और जिसका फिर धीरे धीरे बाकी सभी सेक्टर्स पे दिख रहा है, जब पूरे डिमांड पे ही असर पड़ गया ओवरऑल। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन वाज रिलेटिवली टफर। बाकी बचा प्राइवेट सेक्टर। आपने शुरू में ही कहा कि नीति आयोग के राजीव कुमार जी अब कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ में आएगी, सब कुछ तो ये कहते हैं, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की कीमत है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन जो था उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा था। जो सबसे आसान काम था दिनेश जी, जो काम इस सरकार को आराम से करना चाहिए, वो था ये छोटा सा हिस्सा सरकारी नौकरियों का। इसमें तो कोई दिक्कत, सही बात, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। इसमें तो आप विज्ञापन जारी करिए, नोटिफाई करिए और भर्ती प्रक्रिया चला दीजिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कम से कम जो जॉब एस्पायरिंग यूथ है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, जिसका बहुत बड़ा वॉल्यूम हमारे देश, खास करके हिंदी पट्टी में तो बहुत बड़ा, मैं ऐड कर दूं उनका इसमें आपकी बात को कि 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की वैकेंसीज है इंडिया में, 5 लाख से ज्यादा पुलिस वाले भर्ती किए जा सकते हैं, और इसके अलावा बैंक्स हो गए, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं। और मैं इस पर और एक इंटरेस्टिंग बात ऐड करता हूँ दिनेश जी, जैसे आपने कहा ना कि ये मान लीजिए 5.5 लाख अगर पुलिस विभाग में रिक्तियां हैं हमारे देश में, खाली पोस्ट, तो ये सिर्फ हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर एक कंसर्न है तो आप उतने सारे सैंक्शन पोस्ट हैं डिपार्टमेंट में जो खाली पड़े हुए। इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर आप आइडियल रेशियो के हिसाब से जाने की कोशिश करें कि सरकार के अपनी कई कमिटीज की रिपोर्ट्स के हिसाब से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बेहतर ढंग से आइडियली 1 लाख नागरिकों पे कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, इसका एक रेशियो है। अगर उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो जो जरूरत वो उससे कहीं कम है जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे देश में, वो तो बहुत बड़ी संख्या है।
अगर उसको हम फैक्टर करने लग जाए तो सिर्फ पुलिस विभाग में अकेले हो सकता है 15 लाख से ज्यादा पद हो जो रिक्त हो, अगर उस रेशो के साथ देखें। हम तो चलिए उसकी बात भी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आपके अपने नियमों के हिसाब से जो सैंक्शन डिपार्टमेंट उसको क्यों खाली छोड़ा हुआ है, उसके लिए कौन सा कानून पास करने की जरूरत थी, तो उसके लिए कौन सा बहस करने की जरूरत थी। सिर्फ नोटिफिकेशन निकालो और प्रोसेस कंप्लीट कर दो, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। वो करते भी हैं जब ये तो पूरा प्रोसेस डिले कर देते हैं, मतलब एक भर्ती प्रक्रिया सालों साल चली आती है। मैं आपको बिहार का उदाहरण देता हूँ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम है इंटर लेवल CHSL, वो 2014 में निकला, अभी तक पूरा नहीं, 7 साल, और उस परीक्षा का हर स्टेप किसी चुनाव से पहले होता है। मतलब जब लोकसभा आपने चुनाव सही हो कहा, या विधानसभा चुनाव, उससे पहले एक स्टेप पड़ता है वो एग्जाम। तो ये आपने सही हालत कहा। हर स्टेट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, और इसको लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है, और पूरे गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट सिस्टम को लेकर लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है युवाओं में, कि एक तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो ऐसा, उसके कारण गवर्नमेंट जॉब सेक्टर पे स्ट्रेस पड़ रहा है, उसको भी सरकार प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ करती नहीं है, और उसको नहीं करने के पीछे भी कारण है क्योंकि सरकार की अंडरस्टैंडिंग ही कुछ और, ये स्लोली और ग्रेजुअली। उस पे आने से पहले मैं आपको एक और आंकड़ा शेयर कर देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। मैं आपको जरा सी ऐड करूंगा, तो तेजस्वी यादव ने जब ये मुद्दा उठाया था तो शुरुआत में इसको दूसरे पक्ष वालों ने एक तरह से वाहियात मुद्दा समझा था, लेकिन धीरे धीरे वो इलेक्शन में इतनी स्ट्रांग पकड़ हो गई इस मुद्दे की, रोजगार की, जब उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो उनका उपहास भी उड़ाया गया, उपहास किया गया एक्चुअली। और लेकिन उसने कंपेल किया कि वो रोजगार का मुद्दा बिहार के इलेक्शन में सेंट्रल मुद्दा बन गया, एंड तेजस्वी यादव केम फ्रॉम नोवेयर टू द सेंट्रल सीन ऑफ द बिहार इलेक्शन। दिनेश जी, बिहार का जो इलेक्शन था ना, देखिए क्योंकि मीडिया तो हम लोगों को रिपोर्ट नहीं करती है, जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से बिहार के चुनाव में हम लोगों ने पूरा एक कैंपेन चलाया था, बोल बिहारी के नाम से, अगर आप चेक करेंगे तो कहीं कहीं जी बिल्कुल, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे उस मालूम कैंपेन है। में मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा बिहार के चुनाव में रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की हमारे युवा अल्लाह बोल के साथियों ने, मैं खुद 20 दिन पूरे बिहार में इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग पे था, यात्रा पे था, कई सभाएं की। ये जो पूरा पढ़ाई कमाई दवाई का स्लोगन हमने दिया, जिसको लेकर महागठबंधन और बाकी सब ने पूरा कैंपेन उसके लिए किया, और बिहार जैसे चुनाव में जहाँ आप जानते हैं कि जाति धर्म के अलावा कोई बात नहीं होती थी चुनाव के समय, सही बात, वहां पे पहली बार रोजगार को लेकर बहस हुई। तो बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और देखिए हुआ क्या, 2013 में 2-3 आंकड़े शेयर करूंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि सरकार की प्रायोरिटी है। जैसे SSC की CGL की एक एग्जाम, एक परीक्षा होती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। अब CGL परीक्षा 2013 में लगभग 16 से 17 हजार वैकेंसीज के लिए निकल, मतलब जो पोस्ट नोटिफाई होते थे 16 से 17 हजार, वो 2013 से ग्रेजुअली घटाते 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 अभी उसको 6,000 मिला। यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम, वो 2013 में लगभग 1400 पोस्ट के लिए होता था वैकेंसी, उसको घटा के 700 पे ला दिया गया। IBPS जो बैंकिंग के लिए होता था, जो PO का एग्जाम होता था या बाकी क्लर्क के भी एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए PO के एग्जाम्स में 21,000 वैकेंसी, उसको घटा के 3,000 पे ला दिया गया। तो सब कुछ बढ़ रहा है, देश की आबादी बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा ये जो है इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते जा रहे हैं। वो जो कम हो रहे हैं वो भी समय से पूरे नहीं होते, वो जो पूरी होती है प्रक्रिया, तो कई परीक्षाएं ऐसी है जिसमें सब कुछ होने के बाद ज्वाइनिंग देने में सालों साल डेढ़ साल ये सकता है। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है सरकार की जिस तरह का रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अनुपम जी लगता है कि कुछ स्थिति में बदलाव होगा? आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स और मंच हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नौजवानों के बीच में सक्रियता से काम कर रहे हैं, जागृति लेकर आ रहे हैं, वो फाइट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और टेलीविजन न्यूज चैनल पे तो उनको एक तरह से ब्लैंक आउट कर दिया जाता है, सिवाय एक चैनल को छोड़ के, उसके बारे में तो आप भी जानते हैं, जहां एक व्यक्ति लगातार उनके बारे में बात करते हैं। हम समस्याओं के बारे में हमेशा बात करते आए हैं, लोगों से बात करते आए हैं, जागृति पैदा करते आए हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर आता है? नहीं, मुझे लगता है कि रास्ता तो यही जो हम कर रहे हैं, और ये रास्ता सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, बस इतने हर के उद्देश्य के लिए नहीं। देखिए आज हमारे देश में कई तरह से प्रहार हो रहे हैं, हमारे सोशल फैब्रिक पे अनप्रेसिडेंटेड,
हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अनप्रेसिडेंटेड है, हमारे इकोनॉमी पे अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन अगर हमको लोकतंत्र की चिंता है, समाज की चिंता है, संविधान की भी चिंता है, तो भी जरूरी है कि हम ये जो मूलभूत सवाल नागरिकों के, रोजगार के, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई कमाई दवाई के जो सवाल, जो मैं बार बार पढ़ाई कमाई दवाई जो कहता हूँ, पढ़ाई कमाई दवाई के सवाल, रोजगार के सवाल, इसको बार बार हम उठाते रहे। और यही तरीका है जिससे समाधान निकलेगा। हमको सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर अपना काम करने की जरूरत है। हम लगातार कर रहे हैं, हम जितने सवाल उठा रहे हैं उन सब को लेकर क्या समाधान हो सकता है वो भी लगातार मैं एक दृश्य देखना चाहता हूँ। मुझे याद है कि 75 टू 77 इमरजेंसी का दौर था। हमारे जैसे युवा जो उस टाइम कॉलेज के अंदर थे, बिल्कुल निकले थे ताजे ताजे एकदम से। जयप्रकाश नारायण जी का जमाना था युवाओं के अंदर, खास तौर से स्टूडेंट्स में। उस टाइम तो प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था, सरकारी नौकरियों पर ज्यादा निर्भर रहते थे। लेकिन जब चुनाव हुए थे उस टाइम 77 में, तो पहला हमारा टाइम था जब वोटिंग कर सकते थे। 18 साल की उम्र समझिए हो गई थी, तो पहली बार अधिकार मिला था। लेकिन मैं दक्षिण भारत की बात नहीं करूंगा उस टाइम, लेकिन उत्तर भारत जितना भी था, ईस्टर्न इंडिया भी था, वेस्टर्न इंडिया भी था, उसने एक साथ एक मत से वोट दिया था। और इसमें सबसे आगे नौजवान थे, हम जैसे नौजवान थे। उस टाइम 18-20 साल की उम्र थी, यंग थे हम लोग, है ना। तो अब सोचने वाली बात है कि वो जो स्पिरिट है जो जयप्रकाश नारायण जी ने पैदा की थी और बाकी लोगों ने पैदा की थी, मैं कहीं ना कहीं उसका छोटा सा रिवाइवल होते हुए देख रहा हूं। लेकिन वो रिवाइवल फिर वही, वो पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं ना, वोट की चोट, वो तो वोट की चोट आपको ही करनी है, वो आपको ही आना पड़ेगा। बदलाव आप लेकर आएंगे। अगर आप बदलाव ये कहते हैं कि सीनियर सिटीजन लेके आएंगे, तो नहीं लेके आएंगे। मध्यम वर्ग लेके आएगा, नहीं लेके आएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग असहाय है। दूसरी बात, मध्यम वर्ग ने आज तक कभी इतिहास में विद्रोह नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत के विद्रोह किसानों के और मजदूरों के हैं बस। लेकिन 75 में एक्सेप्शन था, जब नौजवानों विद्रोह किया, या आजादी के टाइम पे महात्मा गांधी के साथ पार्टली जुड़े थे। मैं फुल्ली नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, वक्त आ गया था, हम आजाद हो गए। लोगों ने बहुत कुर्बानियां भी दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्लैकनेस जो आ गई है नौजवानों के अंदर, वो जो एक आग होनी चाहिए थी, वो मुझे आग अभी भी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है आपने चूल्हे के अंदर तीली लगा दी है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो आक्रोश नजर नहीं आ रहा है जो अंदर ही अंदर जाके 77 के वोटिंग की तरह जाके ठप्पा मार के आता है और सरकारों को उखाड़ फेंकता है। और उस आंधी में इंदिरा गांधी भी नहीं बचती है, मैं आपको बताऊं, वो भी हार जाती है। जब तक आप उस लेवल का आक्रोश लेकर पैदा नहीं करेंगे, और भारत के कोने कोने में, या एक भारत के सब्सटेंशियल पार्ट में, मैं किसी हिस्से का नाम नहीं लूंगा, तब तक आप सत्ता के बदलाव के साथ ही ये बदलाव देख पाएंगे जिसकी बात आप कर रहे हैं। सत्ता में बदलाव नहीं होगा तो स्थितियां नहीं बदलेंगी। मैं आपको बताऊं, स्थितियां शायद आने वाले सालों में, वर्षों में, महीनों में, हफ्तों में और गंभीर हो जाए। और मुझे वो मिडिल क्लास में तो आक्रोश नजर नहीं आता, ना महंगाई के प्रति, ना पेट्रोल के प्रति, ना एलपीजी के प्रति। एक असहायता की स्थिति लेकर लोग बैठे हैं, आप कमेंट्स लेते हैं, कहीं कोई आक्रोश नहीं है। एक उम्मीद है किसानों से, मजदूरों से और आपसे। वो मशाल आपके हाथ में है, उस मशाल को उठाए रखिएगा। हम अपने चैनल के हिसाब से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपके विचारों को जिस मंच तक आप कहेंगे वहां तक लेके जाएंगे। आपके वक्ताओं को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, आपकी आवाज को आगे पहुंचाएंगे, जैसे कि एक टेलीविजन न्यूज चैनल भी करता है। लगातार युवाओं की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है। हम भी ज्वलंत मुद्दों की बात करते आ रहे हैं, हम आपकी बात करेंगे। अब इस मोड़ पे आके अब आगे का एक्शन प्लान क्या होगा अनुपम जी, बिफोर आई वाइंड अप द शो, कि क्या करेंगे हम
आगे का रास्ता जो है उसके अंदर क्या एक्शन प्लान है। अल्टीमेटली इट इज द एक्शन विच इज गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री, नॉट द टॉक्स। बिल्कुल ठीक बात है दिनेश जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोगों का गाइडेंस साथ और सपोर्ट मिलेगा तभी हम जो देश को लेकर, हम सब का कंसर्न कॉमन है और उस कंसर्न के हिसाब से काम तभी हम लोग कर पाएंगे जब सब एक दूसरे का हाथ बटाएंगे सही काम, सच्चे काम के लिए और न्याय के लिए, देश की खुशहाली के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात भी सही है कि बिल्कुल क्लियर एक्शन से ही, पॉलिटिकल एक्शन से ही रियल चेंज आए, और उसको लेकर हम लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, युवाओं की आवाज जो बुलंद करनी, ये कोई ये राजनीति से बिल्कुल कटा हुआ नहीं। दिस इज पॉलिटिकल एक्शन एंड दिस इज व्हाट विल सेव आवर डेमोक्रेसी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आवर इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग। और इसको लेकर जो योजना है वो ये कि पहले तो कई अलग अलग समूह युवाओं के, जिनकी अलग अलग तरह की मांगे, वो सब इस बात को समझे, काफी हद तक समझ भी गए हैं। हमारे पिछले कैंपेन्स में ये रिफ्लेक्ट हुआ है, वो समझे तभी इस तरह का कैंपेन हुआ है कि हर तरह के समूह जो है उनकी मांग एक ही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम बाउंड फेयर सिलेक्शन। भले उनके अपने समूह की मांग की भाषा कुछ हो, वो किसी और कमीशन से, किसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी से, किसी और परीक्षा के बारे में कुछ कह रहे हो, बट एट वन लेवल देयर इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, और वो बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम बाउंड फेयर सिलेक्शन। इसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है कि हम देश भर में जमीन पर एकजुटता के साथ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे ये महसूस करने के लिए कि ये लोकतंत्र जो है, ये सवालों के बिना ये लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये कोई एक नेता, एक पार्टी या एक सरकार जो, वो देश नहीं। देश हम जैसे नौजवान, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सब मिलकर देश को, मेरा एक सजेशन है देश आपको, नहीं। मैं छोटा सजेशन देना चाहूंगा। जी जी, आप किसानों की तर्ज पर कुछ युवाओं की महापंचायत क्यों नहीं करते अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में? अगर आप 8, 10, 15 युवाओं की, जो बेरोजगार भी हैं या कुछ उसमें रोजगार में लगे हैं, कुछ युवा महापंचायत कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट फील किया जाएगा, उससे आपकी प्रेजेंस जो है वो महसूस की जाएगी, ट्रेमर्स होंगे उससे। किसानों ने जैसे महापंचायत से ट्रेमर्स पैदा किए हैं, या एक कहीं ना कहीं कंपन पैदा हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में, आप कुछ युवाओं की महापंचायत कीजिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बुला के। भले ही एक टाइम में 5,000 लोग आए, 3,000 युवा आए, 8,000 युवा आए, 10,000 युवा आए, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होगा। ये सजेशन है मेरी ओर से। जी जी, और इसमें इनफैक्ट आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि इसको लेकर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। ये अभी इस बीच में जो कुछ भी स्थिति बनी है उसमें कि हम युवाओं की पंचायत देश भर में ये इसका आयोजन शुरू करें। आयोजन करने की भी कोशिश नहीं है। देखिए, असंतोष और आक्रोश तो युवाओं में है ही, हमको बस उसको दिशा देने की जरूरत है, मार्गदर्शन देना, दिशा देना, एक सकारात्मक दिशा देने की जरूरत है। और मैं बहुत होपफुल हूँ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि आने वाले समय में इस सरकार की तरफ से ये जो मसलिंग है, ये जो दबाने की कोशिश है, ये बढ़ेगी। ये हम देख रहे हैं कि सरकार किस किस तरह के कानून ला रही है, किस किस तरह के कारनामे कर रही है, कृत्य कर रही है। तो सरकार अपनी तरफ से जो भी करती रहे, मैं इस बात को लेकर बहुत होपफुल हूँ कि हमारा लोकतंत्र जो है और हमारा देश जो है वो बहुत मजबूत है, और इस तरह के असॉल्ट्स को अल्टीमेटली विक्टोरियस जो है देश की जनता होगी और हमारा देश ही जीतेगा। इस तरह के तानाशाह आएंगे वोट से ही, ये हमारे लोकतंत्र को खत्म नहीं करना। वोट से ही करेंगे, बिल्कुल वोट से, टप्पा मार के लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लेकर आइए। उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उसमें अराजकता का कोई स्थान नहीं है। हिंसा और अराजकता से जो बदलाव आता है तो कोई बदलाव होता ही नहीं। बिल्कुल, तो वो तो छलावा होता है। अगर किसी को लगता भी है कि वो बदलाव हो गया तो वो बहुत क्षणिक होता है, वो इट इज वेरी फ्लीटिंग। हम तो गांधी, महावीर और बुद्ध का देश है, राम का देश है, हम शांति से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम गांधी, बुद्ध, विवेकानंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले युवा है, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें लोकतंत्र में हमारे इंडिया के आइडियल्स, हमारे जो पूरा नेशनल मूवमेंट जिन आइडियल्स पे बिल्ड हुआ, अंग्रेजों से हमने जिस लड़ने में इंडिया का जो आइडिया डेवलप, उस आइडिया को तो स्ट्रेंथन करना,
उस आइडिया को डाइल्यूट नहीं होने देना, और वो पूरा आइडिया ही सत्य, अहिंसा, न्याय के आधार पर बना। बिल्कुल, उसको ही फॉलो कीजिएगा। मैंने एक थोड़े दिन पहले, थोड़े हफ्ते पहले तेंजिंग संध्यू साहब का, एक तिब्बतन, एक बहुत बड़े लीडर हैं, इंडिया में ही हैं, धर्मशाला से, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि तिब्बतन्स में बहुत आक्रोश है अपनी आजादी के लिए, चाइना ने उनको ऑक्युपाई कर लिया था, लेकिन दलाई लामा जी ने और बुद्धा का संदेश उनका यही था कि एक दिन उनको बुद्धि आएगी और वो हमें आजाद कर देंगे। ये बुद्ध का संदेश है। तो बुद्ध के कदमों पर चलते हुए आप जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे बदलाव पैदा कीजिए, ये हम भी चाहेंगे। बदलाव चाहता है देश, पर बदलाव आप जैसे युवा ही ला सकते हैं। कोई अंतिम संदेश आप देना चाहें, अंतिम टिप्पणी? बस आपका एक तो दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक मेरी बात पहुंच पाई, और जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसको, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर कम से कम खुद तो जरूर अवेयर होने की कोशिश करें, जानने समझने की कोशिश करें कि क्यों देश के नौजवान इतनी पीड़ा में हैं, क्यों इतने परेशान हैं, किस बात को लेकर वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर बार बार वो मांग कर रहे हैं। और आपसे निवेदन ये है कि आपको अगर लगता है कि हम सही बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम युवाओं के भविष्य की जब बात करते हैं तो युवाओं के कलेक्टिव फ्यूचर से ही देश का फ्यूचर बनता है, तो देश का फ्यूचर भी वैसे ही बनता है। अगर आपको ये लगता है तो हम लोगों का साथ दें, समर्थन दें हम लोगों को। हमारे तो देखिए अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कह सकता हूँ कि जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे, उन पर आप हमसे जुड़ के हमारा समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि मेन जरूर स्ट्रीम करेंगे। मीडिया जो सो कॉल्ड है वो तो हमें दिखाती नहीं है। हमारा संदेश, जैसे मैं अपना संदेश सबसे ज्यादा ट्विटर के माध्यम से देता हूँ, थोड़ा बहुत हमारे साथी जो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमसे जुड़े, जिस भी ढंग से समर्थन कर सके। कुछ लोग हमारी इस पूरी मुहिम में जुड़कर कर सकते हैं, कुछ लोगों के कंस्ट्रेंट्स होंगे जो फिजिकली जुड़कर नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इन सब की आवश्यकता पड़ती है, इसी के साथ ही एक कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। तो हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, और जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा जो सही है, जो सिद्धांत है, उसी की होती है। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, बीच में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आई हैं हमारे पास, वो नेट की वजह से, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो शायद ब्रॉडबैंड में सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है कि हम सब लोग नेट की आज भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, 4G और 5G आने को तब भी है। तो प्लीज बेयर विद अस। और आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। अनुपम जी हमारे शो में आए, युवा हल्ला बोल के मंच से, उन्होंने बहुत सारे विचार यहाँ पर रखे, अपनी बातें रखी। आशा है आपको पसंद आएंगी। और खास तौर से जो बदलाव की राजनीति की वो बात कर रहे थे कि वो बदलाव वोट से ही आएगा, लोकतांत्रिक तरीके से आएगा, शांतिपूर्ण तरीके से आएगा। तो हमारे साथ आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ आए, और हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और हमारा सहयोग आपके लिए और आपके मंच के लिए हमेशा रहेगा। तो दर्शकों, हमें दीजिएगा आज्ञा। बहुत जल्दी अगले मुद्दे के साथ एक अगले प्रोग्राम के अंदर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए आज्ञा, और मुलाकात होती है हमारे बहुत जल्दी। धन्यवाद आपका।